Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to discuss part 2 of chapter number 1 history, that is when, where and how. In my previous part I have discussed about 3 types of period in history, that is ancient, medieval and modern period. Okay, last video में मैंने आपको medieval period में क्या क्या changes आए, टाइम के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या क्या हुआ, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। देन हमने सोर्सेज भी पढ़े थे, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज हमने पढ़े थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या बताया था मैंने कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री थ्रू अ मटीरियल रिमेन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब ह्यूमन लाइफ के बारे में कुछ मटीरियल रिमेन अगर है उसको पढ़ के, उसको इन्वेस्टिगेट करके, उसकी स्टडी करके जो हम वो सोर्सेज कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जैसे मॉन्यूमेंट एंड बिल्डिंग, कॉइन्स हो गए अपने, या फिर पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, राइटिंग ऑन द रॉक्स, मेटल्स या पिलर्स। मैंने आपको बताया था कि पेपर का डेवलपमेंट जब नहीं हुआ, डिस्कवर नहीं हुआ पेपर, उससे पहले हम लोग रॉक्स पे, पिलर्स पे, स्टोन्स पे, इन पे लिखते थे, स्कल्पचर्स पे। ठीक है। देन लिटरेरी सोर्सेज हम लोग पढ़ चुके थे। लिटरेरी सोर्सेज में क्या आता है, सोर्सेज टेक्स्ट, मतलब रिटन सोर्सेज। ठीक है, तो रिटन सोर्सेज में बायोग्राफी और नॉन बायोग्राफी पढ़ चुके हैं, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस सोर्सेज हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे डिटेल में मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी इस वीडियो में। और लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं लिटरेरी सोर्सेज में, प्राकृत, संस्कृत, अरेबिक, उर्दू और भी रीजनल लैंग्वेजेस होती है। नाउ हम पढ़ रहे थे लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। और भी कैटेगरी में डिवाइड होती है लिटरेरी सोर्सेज, जैसे कोर्ट क्रॉनिकल्स। मैंने बोला था कोर्ट क्रॉनिकल्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या होता है, नंबर ऑफ स्कॉलर्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड रोट अबाउट हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टीज ऑफ दैट पीरियड। मीन्स उस पीरियड की हिस्ट्री के बारे में, उसके किंगडम के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उन सब का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं कोर्ट क्रॉनिकल्स। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है कोर्ट क्रॉनिकल का, अब्द अल कादिर बदौनी ने लिखा है मुंतखब उत तवारिख। ठीक है, मतलब सिलेक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो कोर्ट क्रॉनिकल क्या होते हैं, बेसिकली एक पर्टिकुलर पीरियड की पूरी इंफॉर्मेशन देना, उसके किंगडम के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके पीपल के बारे में सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, रिकॉर्ड करना उस इंफॉर्मेशन को, उसको बोलते हैं कोर्ट क्रॉनिकल। ठीक है। देन जैसे देखो, अंडरलाइन करो, राज तरंगिनी ऑथर्ड बाय कल्हाना इन द 11th century प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रूलर्स ऑफ कश्मीर। अब इसमें कश्मीर के रूलर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो कोर्ट क्रॉनिकल बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हिस्ट्री को एनरिच करने के लिए, हिस्ट्री को डेवलप करने के लिए। ऑलराइट। और इसी तरह कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अबुल फजल का अकबरनामा, ये भी एक ऐसा वर्क है कोर्ट क्रॉनिकल का। ठीक है। एन.ई. अकबरी ने सेलेंट फीचर ऑफ अकबर के सेलेंट फीचर शो करे, मतलब जिसके बारे में वो लिखा गया है उसके सेलेंट फीचर्स। अब इसमें 2 वर्ड्स आते हैं, देखो, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। ऑटोबायोग्राफी मतलब हम खुद के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं या खुद के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरों को। ठीक है। और बायोग्राफीज क्या होती है, जब कोई दूसरा पर्सन हमारे बारे में या किसी पर्सन के बारे में कुछ लिखता है, वो कहलाती है बायोग्राफी। ठीक है ना। तो बायोग्राफीज कौन कौन सी है, पृथ्वीराज रासो बायोग्राफी है जो चांद बरदाई, एंड हुमायूं नामा बाय गुलबदन बेगम, इन्होंने लिखी है। एज वेल एज ऑटोबायोग्राफी बाबुरनामा, बाबर ने लिखी है बाबुरनामा। ठीक है। जहांगीर तुजुक ई जहांगीरी, ये उन्होंने लिखी खुद ने अपने लिए। तो ये सब अंडरलाइन कर लो एंड इनको लर्न करना है आपको। ये नेम अंडरलाइन करो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, चांद बरदाई ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने। ठीक है, उन्होंने हुमायूं के बारे में लिखा होगा,
तो दूसरों के बारे में लिखना बायोग्राफी होती है, खुद के बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी होती है। इसमें बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दे रखी है। ये पूरे पैराग्राफ पे लर्न लिखो और इसमें सब लर्न करने हैं आपको, अंडरलाइन करो, ठीक है। सेल्फ स्टडी करनी है, अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हो। ओके, देन राइटिंग ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, मैंने आपको बताया कि अगर फॉरेन लोग बाग हमारे इंडिया के बारे में कुछ लिखते हैं तो वो फॉरेन राइटिंग कहलाती है, और इंडिया के लोग लिखते हैं तो इंडिजीनियस, ठीक है। तो बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स जैसे डॉर्टे बारबोसा, डोमिंगो पीस ऑफ पोर्चुगल, विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रॉय ऑफ इंग्लैंड, ये सब, ठीक है ना, इन्होंने क्या करा, सर्व एज वैल्यूएबल सोर्सेज फॉर हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल पीरियड। इन्होंने भी मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। तो ये फॉरेनर्स हैं, इसलिए इनकी इंफॉर्मेशन को हम फॉरेन राइटिंग बोलते हैं, ठीक है। और अगर इंडिया के लोग होते तो उनकी इंफॉर्मेशन को हम इंडिजीनियस बोलते हैं। ऑलराइट, देन रिलीजियस लिटरेचर पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने प्रीवियस में पढ़ाया है आपको, रिलीजियस लिटरेचर रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है। तो मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ये हम सबको पता है, मेडिवल पीरियड में भक्ति और सूफी मूवमेंट सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल जो भी एक्टिविटीज़ है भक्ति और सूफी मूवमेंट की, हम सबको हमने पढ़ी रखी है ये, ठीक है। उनके पोएम्स, उनके सॉन्ग्स, उनके दोहास कितने फेमस हुए थे, ठीक है। तो ये सब रिलीजियस लिटरेचर में आते हैं। रामायण, महाभारत, ये दो मेन रिलीजियस लिटरेचर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देन आता है रीजनल लिटरेचर। रीजनल लिटरेचर ऑफ द पीरियड वॉज हाईली अकम्प्लीड इन द फॉर्म ऑफ, अब देखो जो रिलीजियस से रिलेटेड नहीं होते, ठीक है, वो रीजनल हो गए। जैसे रिलीजन से रिलेटेड तो रिलेटेड टू गॉड, गॉडेस, उनकी पोएम, उनके सॉन्ग्स, ठीक है, दोहा उनसे रिलेटेड। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनसे रिलेटेड नहीं होते, फन के लिए होते हैं, या कोई मॉरल स्टोरीज होती है, पोएम्स होती हैं, ड्रामाज होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, रीजनल लिटरेचर। रिलीजन और रीजनल में डिफरेंस समझ में आ रहा है। रिलीजन इज रिलेटेड टू, रिलीजियस इज रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है। जैसे रामायण और महाभारत रिलीजियस टेक्स्ट है, और रीजनल जो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, जैसे जयदेव की गीता गोविंद है ना, एंड चांद बरदाई की पृथ्वीराज रासो, ये सब ड्रामा, स्टोरीज, पोएम्स जो रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, पर इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ऑलराइट, देन कैलीग्राफी। कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ राइटिंग। कैलीग्राफी का नाम आपने सुना ही है, अल्फ़ाबेट को अलग अलग तरीके से बनाना सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है। इस तरह से हम ए बना देते हैं, कभी ऐसे घुमा के हम बनाते हैं, तो ये सब क्या है, कैलीग्राफी में आता है, ठीक है। आर्ट ऑफ राइटिंग अल्फ़ाबेट्स इन आर्टिस्टिक मैनर, सुंदर सुंदर राइटिंग में हम लोग अल्फ़ाबेट्स बना रहे हैं। अब आप पहचान पा रहे हो ये मैं क्या लिखने वाली हूँ, ये देखो मैंने ए लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैलीग्राफी है, ठीक है। इट वॉज अ कॉमन फीचर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ड्यूरिंग द, अब हम देखते हैं ताजमहल देखा होगा हमने, आप लोगों में से किसी ने देखा है, या फिर किसी मॉन्यूमेंट पे ये देखो पिक्चर दिख रही है, ये अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर करके आर्टिस्टिक डिज़ाइन में कुछ लिखते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते हैं, पर वो लोग इसको समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने कैलीग्राफी में लिखा है, ये उनकी स्किल है, ठीक है ना। देन कम्स आर्कीवल रिकॉर्ड्स। आर्कीवल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जैसे ऑर्डर्स, जैसे आपने सुना होगा जो पुराने टाइम के रूलर्स थे वो फरमान जाहिर कर देते हैं कि एक पेपर पे या एक शीट पे या ऐसे कपड़े पे लिखकर ऐसे रोल रोल कर देते हैं, उस पर कुछ लिखा होता है, जो भी उसमें लिखा होता है रूलर ने वो इशू करा होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, और वो सबको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो वेरियस लिटरेरी सोर्सेस, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं आर्कीवल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट को जो सबको मानना कंपल्सरी होता है, ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं आर्कीवल रिकॉर्ड्स। देन कम टू नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर
134. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर। ना ये टॉपिक पढ़ने से पहले ये मैप आपको दिखाई दे रहा है पेज नंबर 135 पे, तो ये आपका होमवर्क है। आपको सेम टू सेम मैप अगर अभी अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में, आप खुद से ड्रॉ करो ये मैप, और ये सारे जो भी इसके अंदर लिखे हुए हैं नेम, थानेसर, दिल्ली, मथुरा, ये मैप ऑफ इंडिया और उसके नेबरिंग ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड में का ये मैप है। तो ये आप मैप बना के आपकी नोटबुक्स में रेडी रखोगे। ओके, जब भी हमारा स्कूल रीओपन होगा ये मैप मैं आपका चेक करूँगी। तो ये आपका होमवर्क है आज का, इसको नोट डाउन करो। ये आपको मैप एज इट इज़ बनाना है आपकी नोटबुक में, एज इट इज़ जो जहाँ लिखा हुआ है वैसा का वैसा मैप आपको नोटबुक में बनाना है। ओके, और अगर किसी के पास पुराने मैप्स पड़े तो आप उन मैप में भी बना के उसको कॉपी में पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर। नाउ जोग्राफी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में जोग्राफी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर जोग्राफी नहीं होगी तो हिस्ट्री भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो हिस्ट्री और जोग्राफी इंटर रिलेटेड है। ठीक है ना, जैसे जोग्राफी से रिलेटेड कुछ इवेंट्स थे, सुनामी, ठीक है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ऐसे जो आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ये कौन से ईयर में आए हैं, कब आए हैं और इसका कितना इफ़ेक्ट हुआ है हम पर या पीपल पर। तो जोग्राफी और हिस्ट्री इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना। नाउ द हिमालयन अपलैंड्स कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ लॉफ्टी माउंटेन। नाउ हमें पता है हिमालय जो है वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं और माउंटेन की चेन बनी हुई है। तो अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, तो क्या हम माउंटेन को क्रॉस करके या चढ़ के जाएंगे? नहीं ना। तो माउंटेन के बीच में से कुछ रास्ते बने होते हैं जिसको बोलते हैं माउंटेन पास। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के रास्ते। तो माउंटेन पास इम्पॉर्टेंट है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह से कनेक्टेड हो सकें, उनके रिलीजन को जान सकें, ठीक है, उनके कल्चर को जान सकें। ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है जोग्राफिकल फैक्टर का, कि वो रिलीजन और कल्चर को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो प्लेन्स कौन सा एरिया होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है और ह्यूमन बीइंग भी रहते हैं। ठीक है, तो प्लेन्स भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज प्लेन्स नहीं होगा तो एग्रीकल्चर कहाँ पे होगा। ठीक है, इसलिए ये इंटरमीडिएट जोन है, जैसे विंध्या एंड सतपुरा रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, बहुत सारे दे रखे हैं आपको। आप इनको अंडरलाइन करो सबको और रीड आउट करना। ठीक है। नाउ देखो, डिस्पाइट डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन एंड मूवमेंट अक्रॉस द इंटरमीडिएट जोन, कॉन्टैक्ट बिटवीन 4 apparently isolated pockets and between this region and other geographical divisions did take place। ये बोल रहे हैं इतने सारे जोग्राफिकल फैक्टर होने के बावजूद, कम्युनिकेशन गैप होने के बावजूद भी वो लोग आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, जैसे ऑन द सदर्न एज ऑफ सेंट्रल इंडिया बिगिंस पेनिनसुला इंडिया। देखो सदर्न एज पे पेनिनसुला इंडिया है। ठीक है, एंड द रॉकी फॉर्मेशन जेंटली स्लोप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट स्लोप जाता है जो माउंटेन्स का होता है। एंड मेजर रिवर्स भी है वहाँ पे, वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। रिवर्स कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अंडरलाइन कर लो, ये एलिवियल प्लेन्स। एंड इससे क्या होता है, पूरा एरिया फर्टाइल होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली कि एक एरिया से दूसरा एरिया इंटरकनेक्टेड है, भले ही दूरी है आपस में, पर एक की रिवर दूसरे में फ्लो हो रही है, फिर वो दूसरी जगह जाके मिल रहा है, फिर वहाँ से किसी और जगह पे पानी आ रहा है, ऐसे वो सारा चीज़ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो नर्मदा एंड तापी का फ्लो किधर है? वेस्टवर्ड फ्लो है, वो अरेबियन सी में जाता है इन गुजरात में। ठीक है, वो हिली एरिया से आते हुए अरेबियन सी में जाता है। तो क्या हुआ, हिली एरिया भी कनेक्टेड हो गया एंड अरेबियन सी भी कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है ना। एंड जोग्राफिकल फीचर ही हमारे इंडिया को एक प्रॉपर शेप देता है। अगर जोग्राफिकल फीचर्स नहीं होंगे तो प्रॉपरली इंडिया को शेप नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लेन्स भी इंपॉर्टेंट है तो माउंटेन्स भी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं तमिल प्लेन के,
इस पूरे पैराग्राफ को आप रीड करेंगे, इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। At the most period of history, India, though a cultural unit, was torn by international wars. अब देखो ये भी बता रखा है बेटा, हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री में वॉर्स ही वॉर्स है, ये हम सबको पता है। खूब सारे वॉर्स के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो वॉर्स ने इंडिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी करा है। फेमाइन भी आई है, फ्लड भी आया है, इससे मिलियंस ऑफ पीपल डिस्ट्रॉय हुए हैं, मर गए हैं। इनइक्वालिटीज ऑफ बर्थ वॉज गिवन, रिलीजन सेंक्शन, लॉट ऑफ हम्बल वॉज जनरली हार्ड। मतलब इंडिया ने बहुत हार्ड टाइम्स भी झेले हैं, ठीक है। जैसे इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस, द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया हैव बीन प्रिजर्व विदाउट अ ब्रेक टू द प्रेजेंट डे। मतलब इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीस, इन लोगों के अलावा ये ऐसे नहीं है, बट इंडिया ने अपना ट्रेडिशन कंटिन्यू रखा है, अपने ट्रेडिशन को गिरने नहीं दिया, ठीक है। इतनी प्रॉब्लम आने के बावजूद भी द ओल्डेस्ट कंटिन्यूस कल्चर ट्रेडिशन इंडिया का है, इंडिया एंड चाइना। तो पुराना कल्चर अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमारे दादी हैं, परदादी हैं, तो हम उनका बात मानते हैं ना, हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये इंडिया में ही होता है और कहीं नहीं। ओके, नाउ टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नाउ इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या टर्म्स यूज करी गई है। अब देखो, फर्स्ट वर्ड है भारतवर्षा। भारतवर्षा क्यों नाम दिया गया कि कंट्री लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ ओशन, ओशन के नॉर्थ में और हिमाद्री के साउथ में, इसलिए इसको नाम दिया गया, हिमालय के साउथ में, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया भारतवर्षा, ठीक है। दिस नेम इज ऑल्सो मैंशनड इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में भी इस नाम का जिक्र है, ठीक है ना, इस तरह से। एंड द टर्म आर्यवर्ता, लैंड ऑफ आर्यंस, देखो आर्यवर्ता भी नाम दिया गया है, भारतवर्षा भी नाम दिया गया। आर्यवर्ता क्यों? क्योंकि ये लैंड ऑफ आर्यंस है, ठीक है। आर्यन यहाँ पे रहते थे, इसलिए इसका लैंड ऑफ आर्यन नाम दिया गया। नाउ एक बुक है पारसीज की, जैन द अवेस्ता, उसमें डिस्क्राइब किया है सप्त सिंधु, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। इसको लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी बोला गया। ऐसे बहुत सारे नेम दिए गए हैं इंडिया को, जिससे इंडिया का जो हिस्ट्री है उसके बारे में एनरिचमेंट मिल रहा है, ठीक है। अब 7 रिवर्स है तो 7 इंपॉर्टेंट रिवर्स बता रखी है इंडिया की, ठीक है। देन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान यूज़ करते हैं, है ना, पर्शियन और अरेबियन लैंग्वेज में इंडिया नहीं बोलते, हिंदुस्तान बोलते हैं, ठीक है ना। द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल कॉल देयर इंडियन एम्पायर बाय द नेम ऑफ हिंदुस्तान। देखो, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स हिंदुस्तान के नाम से बोलते हैं, क्यों? बिकॉज द टर्म केम, कैसे आया, रीजन ऑफ इंडिया बिटवीन रिवर ऑफ इंदस ब्रह्मपुत्रा, इन दोनों रिवर के बीच में, एंड हिमालय एंड विंध्या माउंटेन के बीच में, तो नाम पड़ गया हिंदुस्तान, ठीक है ना। इसलिए हिंदुस्तान अभी भी कंटिन्यू है, मेडिवल पीरियड से लेकर अभी तक भी हिंदुस्तान नेम कंटिन्यू है, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है। अब आप इसको अच्छे से रीड करिए, इसके सारे एग्जाम्पल को पढ़ना है, लर्न करना है। ये 5 रिवर्स भी दे रखी है, सारे एग्जाम्पल रीड करने हैं, और इसका जो PDF मैं आपको सेंड करूँगी उसे नोटबुक में नोट डाउन करना। ओके, गुड बाय, गुड लक।